वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो SSC-MTS 2019 में टोटल आपके एग्ज़ाम 39 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 7/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके इतनी शिफ्टों में SSC-MTS 2019 में आपके इतनी शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसके 2/8/2019 के शिफ्ट 1 से लेकर 7/8/2019 के शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सलूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 7/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिया गया डेटा का बहुलक यानी कि मॉड कितना होगा। तो बहुलक निकालने का तरीका क्या होता है? बहुलक निकालने का जो भी आपका यहाँ पर नंबर दिया गया है, जो भी यहाँ पर आपका नंबर दिया गया है, उसका जो भी यहाँ पर टोटल जो भी अलग अलग नंबर दिए गए उनमें से कौन सी संख्या को सबसे अधिक बार लिखा गया है, वही आपका क्या मोड यानी कि बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे कि चार को जो है कितने बार लिखा गया इस पूरे सारे नंबर में से। तो एक बार आपका 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, यानी कि 4 को कुल मिलाकर कितने बार लिखे गए या 3 बार लिखे गए। फिर उसके बाद 3 को देखेंगे तो 3 को कितने बार लिखे गए। तो 3 को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 3 को कुल मिलाकर 4 बार लिखे गए। यानी कि 4 आपका ये जो है 4 नंबर आपका कभी भी मॉड नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा 4 से ज़्यादा कितने 3 को उससे ज़्यादा बार यानी कि 3 को 4 बार लिखा गया है। फिर देखेंगे तो 7 को 1 और 2 बार है, 13 को 1 बार है, 16 को 1 बार है, उसी तरीके से 23 1 बार आपका हो जाता है। यहाँ पर 9 2 बार है, 6 2 बार है। यानी कि कोई भी संख्या 4 से अधिक बार नहीं लिखी गई है। तो एकमात्र संख्या जो कि 3 है, वो जो कि सबसे अधिक बार लिखा गया है, तो आपका मॉड यानी कि बहुलक क्या होगा? 3 यानी कि 3 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 23 तथा 24 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम ए है। यहाँ पर जो है ए आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या था? ए है। कि यदि 23 और 24 का एलसीएम ए है और 23 तथा 24 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ बी है, तो ए प्लस बी का मान बताइए। तो ये जो दोनों संख्या है आपस में क्या है? को प्राइम है। 23 और 24 दोनों संख्याएं हैं जो आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम किसी को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या हो जाता है? उन दोनों संख्याओं का गुणज ही उन दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक होता है। तो ए का मान आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा आपका 23 इंटू 24 हो जाएगा, यानी कि उन दोनों संख्याओं का एलसीएम 23 इंटू 24 होगा। तो ए का मान भी क्या होगा? 23 इंटू 24 होगा। फिर बोला गया कि बी आपका क्या है? बी एचसीएफ के रूप में उसे डिनोट किया गया है। तो एचसीएफ 23 और 24 का क्या हो जाएगा? ये दोनों को प्राइम है, तो जो भी संख्या आपस में को प्राइम होती है तो उनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, यानी कि महत्तम 1 होता है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे? ए और बी का वैल्यू निकाल के दोनों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहले गुना करेंगे 23 इंटू 24, तो आपका कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यानी कि 480 या 72 आपका कितना हो जाएगा? 552। कितना हो जाएगा? कुल 552। अब बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 1 है। ए का वैल्यू 552, बी का वैल्यू 1, तो योगफल दोनों का कितना हो जाएगा? तो 552 और 1 आपका कितना हो जाएगा? 553 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का योगफल कितना हो जाएगा? 553। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि प्राकृतिक संख्या में 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो जब भी किसी संख्या का उसका गुणजों का औसत यानी कि एवरेज पूछे, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू n प्लस 1/2 होता है। कि आपका क्या हो गया?
के जिस संख्या का गुणज बोला जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर के का क्या मान होगा 6, क्योंकि 6 का गुणज बोला जा रहा, और यन जो आपका क्या हो जाता है, जितने बार उस संख्या का जितना बार गुणज बोला जा रहा है वो आपका क्या हो जाता है, यन का वैल्यू होता है। यानी कि यहाँ पर यन का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। तो ये फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा कि क्या होता है फार्मूला, के इंटू यन प्लस 1/2 होता है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। के का वैल्यू क्या है 6 इंटू यन कितना है आपका 8, 8 है, एक कितना हो जाएगा आपका 9 बटा नीचे 2, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे यहाँ पर तो 2 तिया 6, 9 तिया यानी कि 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। यानी कि 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत यानी कि एवरेज कितना होगा, तो 27 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया है कि किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर 2 शहरों में हुई वर्षा को दर्शाती है। यहाँ पर ये सारे जो है क्या दिए गए, दिन के नाम दिए गए, जैसे कि D1 D2 D3 इस तरीके से D7 तक दिन के नाम दिए गए। फिर यहाँ पर क्या है, वर्ष, शहर 1 वर्ष है और शहर 2 वर्ष है। अलग अलग में क्या दिया गया, मिलीमीटर वर्षा में अलग अलग शहर का यहाँ पर दिनों में उसकी वर्षा मिलीमीटर में नाप दिया गया है। तो अब क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2 शहरों में प्रतिदिन हुई औसत वर्षा में अंतर कितना है, यानी कि डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, शहर 1 का, किसके, शहर 1 का एवरेज और शहर 2 का एवरेज दोनों निकाल कर क्या पूछा जा रहा है, इन दोनों की एवरेज यानी कि औसत का अंतर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शहर 1 का यानी कि मान लेते यस उसे डिनोट करते, शहर 1 का पूरे जो है वर्षा जितना मिलीमीटर हुआ है उनका क्या निकाल लेंगे, योगफल निकालेंगे। तो सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, D1 82 है, D2 आपका 78 है, फिर D3 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 यहाँ पर से जुड़ जाएगा, यानी कि 77 इधर कर देते, नीचे वाले यहाँ पर 83 हो जाएंगे। ये आपका 8 मैंने 0.8 इसमें जोड़ दिया, 76 है, ये 83 आपका रह जाएगा। फिर उसी तरीके से 4 इसमें जोड़ देते तो 82, फिर आपका 79 और नीचे आपका कितना हो गया 84। सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 2 10 17 17 3 20 20 2 22 22 और 9 आपका 31 और 4 कितना हो गया आपका 35, 3 7 7 14 14 और 8 32 32 और 8 आपका हो गया 40 40 और 8 48 और 7 आपका कितना हो गया 48 और 7 55 55 और 3 आपका हो गया जो कि शेषफल बचा हुआ था 58 और 8 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 66 हो जाएगा। यानी कि योगफल जो है यशवंत शहर का कितना आ गया 665। औसत निकालना है तो टोटल कितने जो है दिन थे, टोटल 7 दिन थे, तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो गया शहर 1 में औसत हो गया मिलीमीटर वर्षा की। अब क्या करेंगे शहर 2 का योगफल पहले निकालेंगे तो शहर 2 का योगफल यहाँ पर कितना हो जाएगा तो जोड़ेंगे 81 या 1 आपका 82 हो गया, फिर आपका 79 78 तो यहाँ पर 79 ही लिख देते हम लोग है क्योंकि 0.7 को हम लोग ने क्या किया यहाँ पर जोड़ लिया तो ये 79 बन गया, नीचे क्या बच जाएगा ये 77 बच जाएगा, फिर आपका 84 83 और फिर आपका कितना हो गया 82। सभी को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 9 9 18 2 20 और 27 और 4 31 31 और 3 34 और 2 आपका कितना हो गया 36 3 7 21 8 29 आपका यहाँ पर पहले जोड़ लेते हैं 8 चौक 32 32 और 21 आपका कितना हो जाएगा 32 33 33 और 20 आपका कितना हो गया 53 और 3 आपका कितना हो जाएगा 56 यानी कि 566 आपका क्या हो गया 566। ये जो आपका क्या हो गया यहाँ पर ये जो है यश 2 वाले शहर का क्या आ गया वर्षा का योगफल आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे एवरेज चाहिए तो टोटल दिन 7 है तो यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने शायद यहाँ पर कुछ गलत किया तो एक बार फिर से चेक कर लेंगे इसे 8 2 10 और 17 3 20 20 और 2 22 22 और 9 आपका हो जाता है 22 और 9 31 31 और 4 35 3 आपका हो जाएगा 8 या 8 चौक 32 32 और 21 आपका हो जाएगा ये 32 है 1 33 33 और 20 53 53 और 3 आपका यहाँ पर क्या होगा 56 होगा। यहाँ पर आपका 66 नहीं 56 होगा, कितना होगा 56 होगा। इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है एवरेज का यानी कि औसत का क्या पूछा जा रहा है अंतर यानी कि डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस करना है। तो बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है 566/7, छोटी संख्या 562/60 है तो 566/7 से 565/7 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/7
आंसर आपका किस में है, पॉइंट में है, तो पॉइंट में लाएंगे तो 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, पॉइंट आपका हो जाएगा 7, 1 3 बचेगा शेषफल, तो आपका लगभग जो है यहाँ पर 1.15 मिलीमीटर आपका क्या हो जाएगा, वर्षा लगभग हो जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28 होगा, फिर 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि 149 आपका लगभग आता 147 आता है, जो कि 0.15 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक साइकिल का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 24,000 रुपये है। फिर बोला गया कि यदि लाभ 30% है तो विक्रय मूल्य यानी कि उस वस्तु का एसपी कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो बोला जा रहा है कि 100% का सामान कितना में बेचना चाह रहा है, 30% का लाभ पर, यानी कि उसे 130% में बेचना चाह रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले 100% का वैल्यू यानी कि क्रय मूल्य का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 24,000, यानी कि 100% का वैल्यू रुपये में कितना दिया गया है, 24,000 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 10% का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 चला गया, क्या चाहिए, 130% का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 13 से गुना कर देंगे तो आपका 130% का वैल्यू आ जाएगा। तो 13 × 10 यानी कि 130%, 130% का वैल्यू रुपये में कितना आ जाएगा, तो 13 दूनी 26, 13 चौक 52, यानी कि 260, और 52 आपका कितना हो जाएगा, 312, 312 पे आपका क्या हो जाएगा, 2 शून्य, यानी कि 31,200 रुपये क्या हो जाएगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत यानी कि रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर बोला गया कि यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेथ जो है कितना अनुपात में, 5:4 यानी कि 5:4 है, तो आयत के विकर्ण यानी कि डायगोनल की लंबाई क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रेक्टेंगल का, किसी भी आयत का एरिया का फॉर्मूला यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसे 5x, रेशियो का वैल्यू को x मान लेते हैं ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो इसे हल करने में। तो लंबाई जो है रेशियो में कितना दिया गया, 5x दिया गया, चौड़ाई जो है रेशियो के हिसाब से कितना है, 4x है। तो लंबाई गुना चौड़ाई टोटल एरिया होता है, तो लंबाई 5x है, चौड़ाई 4x है, दोनों का गुणज कितना हो जाएगा, तो 5 चौक 20 x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, टोटल क्षेत्रफल हो गया। टोटल क्षेत्रफल यहाँ पर नंबर में कितना दिया गया है, तो 20 एक्स स्क्वायर का वैल्यू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, यानी कि 20 एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 180। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 नमा 180। स्क्वायर को हटाकर इधर अंडर रूट चेंज करेंगे तो अंडर रूट 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि इसके हिसाब से जो है विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर से लंबाई और चौड़ाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर x का वैल्यू 3 है तो लंबाई कितना था, 5x, तो x का वैल्यू अगर 3 है तो 5x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 15, यानी कि 15 सेंटीमीटर क्या आ गया उस रेक्टेंगल यानी कि उस आयत की लंबाई आ गई। चौड़ाई कितना है, 4x है, x का वैल्यू 3 है तो 4 × 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इस आयत की चौड़ाई हो जाएगी। तो यहाँ पर लंबाई कितना आ गया आपका, 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है आपसे, डायगोनल यानी कि आपसे विकर्ण पूछा जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक रेक्टेंगल यानी कि सभी आयत के सभी कोण जो है कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक तरीके से जैसे कि यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी, एक तरीके से आपका क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो हाइपोटेनस अब यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं आप, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बेस का स्क्वायर, तो कितना बेस का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, यहाँ पर आपका लंब का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, योग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 225 + 144, 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 6, 2 × 1 = 3,
तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा AC का वैल्यू, तो वैल्यू होगा √369, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 अवलोकनों का औसत यानी कि एवरेज कितना है, 15 है। उनमें से प्रथम 3 अवलोकनों का औसत यानी कि एवरेज अंतिम 3 अवलोकनों का औसत का 2 गुना है। यानी कि मान लेते कि पहला, दूसरा, तीसरा संख्याओं का औसत जो है चौथा, पांचवा और छठा संख्याओं का औसत का क्या है, 2 गुना है। यानी कि इन तीनों संख्याओं का औसत अगर 1 यूनिट है तो इसका कितना है, 2 यूनिट है। ये कितना है, 2 यूनिट है। तो योगफल, ये टोटल नंबर जो है कितना है दोनों तरफ, टोटल नंबर कितना है, 3 है। टोटल नंबर यहाँ पर दोनों तरफ कितना है, 3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर अंतिम में पूछा गया क्वेश्चन में कि अंतिम 3 अवलोकनों का जो है योग कितना होगा। तो योग निकालने के लिए ये जो आपका रेशियो था क्या था, औसत का रेशियो था। तो रेशियो में अगर टोटल नंबर दोनों तरफ 3 है तो अगर इसका योग में निकालना चाहेंगे तो दोनों का रेशियो जो है कितना बनेगा, जैसे कि अगर उसके औसत में 3 गुना कर दे, इसके औसत में 3 गुना कर दे, क्योंकि दोनों जो है कितना कितना नंबर है, 3 नंबर है। तो अगर उसके औसत में 3 गुना कर दे तो भी रेशियो में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि इन तीनों संख्याओं का अलग अलग उनके योगफल का यानी कि सम का भी जो है रेशियो कितना आएगा, 2:1 ही होगा। तो यहाँ पर से हमें योगफल का भी अनुपात पता चल गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 6 अवलोकनों का औसत अगर 15 है तो 6 अवलोकनों का क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। तो 6 अवलोकन है टोटल, यानी कि 6 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 15 है। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 छक 90, यानी कि कुल उन 6 अवलोकनों का योग कितना है, 90। यहाँ पर रेशियो में जो है उन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 यूनिट 1 यूनिट, यानी कि 2 1 3 यूनिट है। इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 90। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 या 90, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। तो यहाँ पर से पूछा गया कि अंतिम 3 अवलोकन का योग कितना होगा। तो अंतिम 3 अवलोकन का योग जो है कितना यूनिट था, तो 1 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, तो 30 आया। यानी कि इस क्वेश्चन का 30 आंसर बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ मैं आपको इस वीडियो में समझा चुका हूँ कि क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शहर 1 में दिन D2 में हुई वर्षा शहर 2 में दिन D4 पर हुई वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले शहर 1 में D2 में जो है कितना वर्षा हुई थी, तो 78 मिलीमीटर हुई थी। कितनी हुई थी, 78 मिलीमीटर हुई थी। फिर देखेंगे कि शहर 2 में D4 में कितनी वर्षा हुई है। तो D4 शहर 2 में D4 में कितनी वर्षा हुई है, 77.7 मिलीमीटर हुई है। तो अंतर कितना है, यानी कि यहाँ पर अंतर कितना आ रहा था, 78 माइनस 77.7 करेंगे तो कितना आएगा, 0.3 आएगा। कितना आएगा, 0.3 आएगा। और तुलना हमें किससे करना है, इस D4 वाले से तुलना करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इससे D4 पर हुई वर्षा से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कि इस तुलना हमें 77.7 से करना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 77.7%। में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो दोनों हट जाएगा। 3 से काटेंगे तो आपका 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 बचा 3 नमा 27, यानी कि आपका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 259। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 60 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:1 है, यानी कि 2:1 है। यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध तथा पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो x का मान बताइए, यानी कि पानी जो है पहले वाले मिश्रण को जब दूसरे वाले मिश्रण बनाया गया तो उसमें कितना लीटर पानी मिलाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया क्या गया, दिया गया है कि पहले वाले मिश्रण में कुल मिलाकर 60 लीटर था। जो मिश्रण था वो कितना था, 60 लीटर था। उनमें से मिल्क कितना था, तो 2 यूनिट था, और पानी कितना था, तो 1 यूनिट था। यानी कि टोटल मिश्रण कितना थे, तो 3 यूनिट थे। और इस 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 60 लीटर है। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू निकल सकता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6।
तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी कितनी मात्रा में थी पहले वाले अनुपात में, यानी कि पहले वाले मिश्रण में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, यानी कि पहले वाले मिश्रण में 40 लीटर दूध थी। फिर जो है 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, यानी कि पानी पहले वाले मिश्रण में कितनी थी, 20 लीटर थी। लेकिन अब जो नया अनुपात आया है, जब उसमें पानी मिलाया गया तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि जो बढ़ाई गई है वो सिर्फ क्या बढ़ाई गई है, पानी बढ़ाया गया, यानी कि दूध जितना पहले था अब भी कितना है, उतना ही है। यानी कि पहले अगर दूध 40 लीटर था तो अब भी दूध 40 लीटर है, यानी कि इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 40 लीटर है। इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 40 लीटर है। तो इस 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 40 लीटर है तो 2 यूनिट का वैल्यू 80 लीटर होगा। यानी कि नए वाले मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है, तो 80 लीटर है। पहले वाले मिश्रण में पानी कितनी थी, तो 20 लीटर थी। तो पानी में वृद्धि कितनी हुई, पहले वाले मिश्रण में 20 लीटर, बाद वाले मिश्रण में 80 लीटर हो गई। यानी कि पानी कितना बढ़ाया गया, तो 80 - 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 लीटर। यानी कि दूसरे वाले मिश्रण में पानी 60 लीटर मिलाया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि पीयूष किसी कार्य को अकेले 8 दिन में कर सकता है तथा अरुण उसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है। यदि उन दोनों को कार्य पूरा करने के लिए 44,000 रुपये मिलते हैं तो पीयूष का हिस्सा क्या है। तो आपको हमेशा सबसे पहले पता होना चाहिए कि कार्य का यानी कि समय का उल्टा क्या होता है, कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी होता है। और जो पैसा जो वितरित किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के बीच में जो भी पैसा वितरित किया जाता है वो हमेशा उसके कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी के हिसाब से उसे वितरित किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि पीयूष जो है किसी काम को अकेले 8 दिन में कर सकता है और अरुण जो है उसी काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 14 दिन में कर सकता है। यानी कि इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 8:14। और ये जो अनुपात होगा किसका होगा, समय का अनुपात होगा। तो समय का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता होता है। तो कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 14:8 होगा। कितना होगा, 14:8 होगा। यानी कि P की कार्य क्षमता कितनी है, 14 यूनिट। A की कार्य क्षमता कितनी है, 8 यूनिट है। यानी कि P को 14 इफिशियंसी के हिसाब से पैसा मिलेगा और A को यानी कि अरुण को जो है 8 इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो टोटल जो है कार्य क्षमता कितना है, तो 14 और 8 22, कितना है, 22 है। और इस 22 यूनिट का जो है रुपये में वैल्यू कितना दिया गया, 44,000 दिया गया। कितना दिया गया, 44,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 2,000। पूछा क्या जा रहा है कि पीयूष का हिस्सा क्या होगा। तो पीयूष का जो है इफिशियंसी कितना था, 8 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2,000 है तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2,000 में 8 से गुना करेंगे। तो आपका यहाँ पर कितना, पीयूष सॉरी आपका इसका अरुण का नहीं पूछा जा रहा, पीयूष का पूछा जा रहा है। तो पीयूष यहाँ पर कितना है, पीयूष की इफिशियंसी कितनी है, 14 यूनिट है। मैंने यहाँ पर अरुण का मान लिया था, तो अरुण का नहीं पीयूष का पूछा जा रहा है। तो पीयूष जो है कितना यूनिट था, तो 14 यूनिट था। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2,000 है तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 14 × 2,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28,000 रुपये होगा, जो कि पीयूष को प्राप्त होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि A B से 200% अधिक है तब B A से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया कि A जो है B से 200% अधिक है, यानी कि कोई भी संख्या खुद में कितने प्रतिशत होती है, 100%। यानी कि B जो है खुद में कितने प्रतिशत होगी, कोई भी संख्या खुद में 100% होती है। यानी कि B की कोई भी जो नंबर होगा खुद में कितना होगा, 100% होगा। तो बोला A जो है B से 200% अधिक है, तो अगर B 100% है तो A कितना हो जाएगा, इससे 200% अधिक, यानी कि A कितना हो जाएगा, 300% होगा। हमें क्या चाहिए, दोनों का रेशियो वैल्यू निकाले तो परसेंट से परसेंट चला गया, 2 शून्य 2 शून्य चला गया। यानी कि A का वैल्यू कितना आ गया, 3 यूनिट, B का वैल्यू कितना आ गया, 1 यूनिट। तो पूछा क्या जा रहा है कि B A से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर जो है कम कितना है, B जो है A से कितना कम है, तो कम है 2 यूनिट कम है। 3 - 1 करेंगे तो 2।
तुलना किससे करना है, ए से तुलना करना है, क्योंकि बोला जा रहा है कि ए से कितना प्रतिशत कम है, तो तुलना ए से करना है, यानी कि ए का वैल्यू कितना था 3 यूनिट। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंट में वैल्यू। ये आपका फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 200/3%। हमें डेसिमल में चाहिए तो भाग करके देख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 पॉइंट अप्रॉक्स में 66.67% आपका क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स में लगभग ये आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि कोई धन साधारण ब्याज दर पर निवेश करने पर 50 माह में, यानी कि 50 महीने में स्वतः ही क्या हो जाती है, दोगुना हो जाती है। यानी कि पहले जितना मूलधन था उससे दोगुना कितना हो जाता है, उससे दोगुना 50 महीने में हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज दर कितना है, यानी कि एनुअली एक वर्ष में कितना ब्याज लगता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कोई भी धनराशि, कोई भी प्रिंसिपल, यानी कि कोई भी मूलधन खुद में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो बोला कि 50 महीने में वह धनराशि क्या हो जाती है, दोगुना हो जाती है। यानी कि पहले धनराशि 100% थी तो दोगुना कितना हो जाएगी, 200%। पहले अगर कोई धनराशि 100% थी, 50 महीने में दुगना हो गई, यानी कि 100% से कितने प्रतिशत हो गई, 200% हो गई। यानी कि ये आपका क्या है, अमाउंट, यानी कि मिश्र धन है। तो यहाँ पर जो है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या होता है तरीका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन करते हैं। तो मिश्र धन कितना है, 200%, मूलधन कितना है, 100%। तो 200 में से 100% गया तो कितना आएगा, 100%। यानी कि साधारण ब्याज उस 50 महीने में कितना लगता है, तो 100% लगता है। कितना समय में लगता है, 50 महीने में लगता है। तो अगर हम 100% को 50 से भागा दे दे तो क्या निकल जाएगा, एक महीने का रेट निकल जाएगा। तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 दूनी 100, यानी कि एक महीने में 2% का ब्याज लगता है। तो एक साल में कितना ब्याज लगेगा, अगर एक महीने में 2% ब्याज लगता है तो एक साल में कितना ब्याज लगेगा। तो एक साल में कितना महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24%, यानी कि एक साल में कुल मिलाकर 24% ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एक जो है बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, यानी कि रेडियस 21 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई, यानी कि हाइट 40 सेंटीमीटर है। तो 20 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने की लागत कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें क्या निकालना होगा, बेलन का एरिया, यानी कि इसका जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा, यहाँ पर बोल भी दिया गया है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसी भी बेलन का लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। त्रिज्या कितनी दी गई है सिलेंडर, यानी कि बेलन की, तो 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, पैसा पूछा जा रहा है, यानी कि टोटल कीमत पूछी जा रही है रंगने की। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 20 रुपया लगता है, तो ये टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा, उसे निकालने के लिए यहाँ पर 20 से गुना कर देंगे तो आपका टोटल रुपया निकल जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 या 21 आपका चला जाएगा। गुना करेंगे तो आपका 4 दूनी 8 या 24, 24 दूनी 48, 480 और आपका 96 कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 दूनी 48, 48 आपका हो गया। 48 दूनी 96, 960 और आपका 96 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 9 6 15 9 1 10, यानी कि 1056 हो जाएगा टोटल गुना आगे में। और आपका कितना सुना आ जाएगा, 2 शून्य, यानी कि टोटल जो है 1,56,000 रुपया लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए बॉड मास थ्योरम आपको पता होना चाहिए, तो मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर स्किप करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का हल करेंगे। तो 3 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ब्रैकेट का अंदर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4। फिर आगे से देखते जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, 2/3 है, यानी कि 2 को 3 से भाग देना है। तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। आगे क्या है, इंटू का साइन है, तो इंटू साइन दे देंगे। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट का वैल्यू कितना आया था जोड़कर, 4 आया था, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है आपका +5 -6 है, यानी कि इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -1। कितना आ जाएगा, -1। अब क्या करेंगे, नीचे देखेंगे तो सबसे पहले ऑफ वाला हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को किससे भाग करना, 5 से भाग करना, यानी कि इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं। फिर आगे क्या है, गुना का साइन है तो गुना दे देंगे, इंटू 4। +3 है -2, यानी कि इन दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, +1 आ जाएगा आपका। +3 -2 तो कितना होगा, +1 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 5/3। कितना होगा, 5/3। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5/3। यहाँ पर आपका 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29/5 होगा। 5 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 5 से गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 × 25 और 3 जो है 29 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29 × 87, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, तो 25/87 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः जो है कितना है, 3:2 है, यानी कि 3 कितना है, 3:2 है। फिर दिया गया कि यदि विद्यालय में 360 छात्र है तो विद्यालय में लड़की यानी कि गर्ल्स की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है अनुपात का योग कितना यूनिट हो जाएगा, तो लड़के 3 यूनिट है, लड़कियाँ 2 यूनिट है। टोटल जो है छात्र कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 5 यूनिट। और इस 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, टोटल छात्र 360 है। तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 होते 35, 1 बचा तो 5 दूनी 10, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 72 स्टूडेंट है। पूछा क्या जा रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कियों की संख्या कितनी थी, रेशियो में 2 यूनिट थी। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 72 है तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 72 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144, यानी कि उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी थी, कुल मिलाकर 144 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 वर्षों के लिए निवेशित किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज 10,125 रुपये है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो 2 वर्ष पश्चात मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, रेशियो मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, रेट यानी कि जो आपका दर दिया गया उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। जो आपका रेट परसेंट में उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। मैं पहले वाले वीडियो में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि कोई जो धनराशि है यानी कि धनराशि कितनी है, 4 यूनिट है, और उस पर हर एक साल 1 यूनिट का क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। 1 यूनिट का क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है, यानी कि कोई धनराशि 4 यूनिट है, उस पर ब्याज कितना लग रहा है, 1 यूनिट ब्याज लग रहा है, यानी कि वो धनराशि 1 साल में जो है कितनी हो जा रही है, 5 हो जा रही है। तो ये पहले साल में कोई धनराशि 4 यूनिट थी, उस पर 1 यूनिट का ब्याज लगकर कितना हो गया, 5 यूनिट। दूसरे साल में भी इसी तरीके से होगा कि धनराशि 4 यूनिट होगी, 1 यूनिट का ब्याज लगेगा, 5 यूनिट हो जाएगी। समय कितना था, 2 साल, तो बस आपका इतना ही होगा। तो ये जो इधर का गुना करेंगे यानी कि 4 × 4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, मूलधन का रेशियो में वैल्यू आएगा। और जब आप इधर 5 × 5 करेंगे तो आपका क्या आएगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन का वैल्यू आएगा यूनिट में। तो कितना हो जाएगा, 4 × 16, इधर आपका कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी कि मूलधन यूनिट में कितना है, तो 16 यूनिट, और मिश्र धन कितना है, 25 यूनिट।
तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका मिश्र धन है, यानी कि मूलधन है मिश्र धन है। तो जब मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा कि कितना यूनिट है। तो 25 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट। और इस 9 यूनिट का वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना दिया गया है 2 सालों का, 10,125 दिया गया है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 10,125 है तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो काटेंगे यहाँ पर, तो 9 1 आपका 1 बचा, तो 9 1 2, 9 दूनी 18, 4 9 5 45, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 1125 रुपये है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि मिश्र धन क्या होगा, यानी कि अमाउंट क्या होगा। तो यहाँ पर अमाउंट यानी कि मिश्र धन आपका कितना यूनिट है, तो 25 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1125 है तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1125 रुपये में 25 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 25 125, 12 25 दूनी 50 और 12 62, 6 25 अच्छी आपका 31 3 25 3 आपका कितना हो जाएगा 28, यानी कि 2 सालों के बाद मिश्र धन कितना प्राप्त होगा, तो 28,125 रुपये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 3 मीटर माप का कोई कमरा एक घनाभ की आकृति का है और 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की 4 दीवारी की रंगाई की लागत कितनी होगी, आपसे पूछा जा रहा है। तो जब किसी कमरे का 4 दीवारी आपसे बोला जाए और आपको उसका एरिया निकालना पड़े, और तब उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना क्या हो जाता है ऊंचाई होता है। जब किसी कमरे की 4 दीवारी का एरिया निकालने के लिए आपसे बोला जाए तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कमरे का एरिया टोटल आ जाएगा उन 4 दीवारी का। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपया लेता है तो टोटल रुपये निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया में गुना कर देंगे 50 से, तो आपका टोटल खर्च आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एरिया, तो एरिया करने के लिए 2 लेंथ प्लस ब्रीथ यानी कि 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22, ऊंचाई कितना दिया गया 3, तो आपका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो 22 दूनी 44, 44 दिया आपका कितना हो जाएगा 132। तो 132 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, उन्हें 4 दीवारी का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें रुपया चाहिए, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपये तो 132 मीटर स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया में 50 का गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 2 शून्य 13 पचे 65 1 66, यानी कि उन 4 दीवारी को रंगने के लिए कुल मिलाकर कितना रुपया खर्च होगा, तो 6600 रुपये खर्च होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 1 घंटा 30 मिनट में 60 किलोमीटर अनुप्रवाह तय करती है तो 60 किलोमीटर उधर प्रवाह को तय करने में नाव कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि नाव की चाल जो है कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो नाव चलता है कितना समय में वो जो है 60 किलोमीटर तय कर लेता है, 1.5 घंटा में ही तय कर लेता है। तो अगर नाव की गति सिर्फ निकाले कि 1.5 घंटा में, उस नाव की गति के हिसाब से निकाले कि 1.5 घंटा में वो कितनी दूरी तय कर लेगा, तो यहाँ पर गुना कर देंगे। दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। तो अगर 1 घंटा में 30 किलोमीटर जाता तो 1.5 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, 1 घंटा में तो 30 किलोमीटर, आधा घंटा और चलेगा तो 15 किलोमीटर और चलेगा, यानी कि कुल मिलाकर अगर सिर्फ 9 की चाल से जाएगा तो 30 प्लस 15 यानी कि 45 किलोमीटर ही जाएगा। लेकिन जाता कितना है 60 किलोमीटर जाता है, यानी कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, धारा की दिशा की ओर जा रहा है। और जो ये 15 किलोमीटर उतने ही समय में तय कर लिया वो किसके द्वारा तय किया गया, वो किसके कारण हुआ, धारा की गति के कारण हुआ, जो कि इस 1.5 घंटा में तय किया गया था। तो 15 किलोमीटर 1.5 घंटा में धारा के हिसाब से तय किया गया। तो 1.5 घंटा में अगर 15 किलोमीटर है तो 1 घंटा यानी कि धारा की प्रति घंटा चाल क्या हो जाएगी
तो 1.5 घंटा का अगर पूर्णांक में वैल्यू आपका कितना होगा तो 1/1/2 होगा, और फ्रैक्शन में वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। यानी कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी 15 किलोमीटर है, समय कितना लेता है 3/2। हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 से 15 काटेंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 5 दूनी आपका कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल हो जाएगी, धारा की चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी अब हमें क्या पता चल गई, यहाँ पर से नाव की भी गति पता चल गई, धारा की भी गति पता चल गई। और आपसे पूछा गया कि 60 किलोमीटर जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो कितना समय लेगा। तो समय बराबर समय निकालने के लिए क्या करते हैं, टाइम निकालने के लिए दूरी बटा चाल करते हैं। तो दूरी कितना तय करना है 60 किलोमीटर। अब जो है धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है तो नाव की चाल माइनस क्या हो जाएगा धारा की चाल होगी। तो नाव की चाल कितनी है 30, धारा की चाल कितनी आई 10, तो 30 - 10 कितना हो जाएगा 20। तो 60 को आप 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी कि 3 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव चलेगा तो 60 किलोमीटर कुल मिलाकर 3 घंटे में तय किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि D1 एक खाली टैंक को 80 मिनट में भर सकता है तथा पाइप D2 उसी टैंक को 100 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी को कितने समय में पूरी तरह भरा जा सकता है। यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, भरने वाली पाइप और खाली करने वाली पाइप को जो है हमें क्या निकालना होगा, दोनों की कार्यक्षमता निकालनी होगी। तो D1 वाला जो पाइप है वो कितने मिनट में भर देता है, तो 80 मिनट में भर देता है। और D2 वाला जो पाइप है वो कितने मिनट में खाली कर देता है, तो 100 मिनट में खाली कर देता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 और 80 का एलसीएम ले लेंगे। तो 100 और 80 का एलसीएम कितना होगा, तो 400 होगा। 400 को 80 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5, 400 को 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4। यानी कि D1 जो है प्रत्येक मिनट में 5 यूनिट भरता है और D2 जो है प्रत्येक मिनट में 4 यूनिट खाली करता है। ये जो है D1 प्रत्येक मिनट में 5 यूनिट भरता है और D2 प्रत्येक मिनट में 4 यूनिट खाली करता है। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो प्रत्येक मिनट में कितना भरेगा, एक तो 5 यूनिट भरेगा लेकिन दूसरा पाइप 4 यूनिट खाली कर देगा। यानी कि 5 - 4 तो प्रत्येक मिनट में कितना यूनिट भरेगा, 1 यूनिट भरेगा। भरना कितना है 400। ये जो आपका एलसीएम आता है वही आपका क्या होता है टोटल वर्क होता है। यानी कि भरना कितना है 400, भरेगा प्रति मिनट कितना 1, यानी कि 1 मिनट में 1 यूनिट भरेगा। तो 400 हमें यूनिट भरना है। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे 400 से गुना करेंगे, यानी कि 400 यूनिट जो है कितना मिनट में भरा जाएगा, 400 मिनट में भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो बॉडमास थ्योरम आपको हमेशा पता होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट वाला हल कर लेंगे। तो 49 - 13 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 36। फिर क्या करेंगे यहाँ पर 18 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे ये वाला भाग दे देंगे। 18 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर भी भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 दूनी 12। तो ऊपर का सारा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब कितना हो जाएगा 36 इंटू 2 है तो कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 प्लस 4 इंटू 2 है क्योंकि हम लोगों ने 12 को 6 से भाग दे दिया तो कितना आया 2। तो 4 इंटू 2 है तो कितना हो गया 8 प्लस आगे क्या है 5। अब क्या करेंगे ऊपर वाले का सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने, नीचे वाला सिंप्लीफाई करेंगे। तो 98 को 14 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7। 98 को 14 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 7। फिर क्या करेंगे यहाँ पर ऑफ वाला हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24। 24 को क्या करेंगे 8 से भाग करेंगे, 24 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। कितना आएगा 3। अब क्या करेंगे सारा सिंप्लीफाई करके नीचे लिख लेंगे। तो 98 को 14 से भाग किया तो कितना आया 7। यहाँ पर क्या है 7 इंटू प्लस, यहाँ का पहले साइन है तो प्लस दे देंगे। फिर क्या है 7 इंटू ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हल करने पर आपका कितना आया 3 आया। कितना आया 3 आया। तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा प्लस आपका कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे सारा जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। तो 72 8 80 80 5 आपका कितना हो जाएगा 85। नीचे जोड़ लेंगे तो 21 7 28 28 और 4 आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा, तो 85/32 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बस 3 मिनट में 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक युवा एथलीट जो 25 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, तो बस की तुलना में उसकी गति जो है कितनी अधिक, यानी कि बस की गति जो है उस एथलीट से कितना तेज है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जो स्पीड होना चाहिए, जो स्पीड में अंतर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो चाल होता है, चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी बटा समय यानी कि डिस्टेंस बाई टाइम करते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, बस की चाल यानी कि बस का स्पीड निकालना होगा। तो बस का स्पीड निकालने के लिए ऊपर दूरी लिखेंगे, तो लेकिन दूरी किस में है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर को हमें किस में चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करते हैं, तो 1.8 इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 मीटर हो जाएगा। तो कुल दूरी आपका ऊपर हो गया। नीचे क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे, लेकिन समय किस में रहना चाहिए, अगर दूरी मीटर में है तो समय आपका किस में रहना चाहिए, सेकेंड में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर समय मिनट में है, कितना मिनट है, 3 मिनट है। तो मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, बस की गति आ जाएगी। तो बस की गति यहाँ पर 1 शून्य चला गया, 6 3 18, 18 से 180 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यानी कि बस की गति कितनी हो जाएगी, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब यहाँ पर से क्या निकाल सकते हो, उस एथलीट का यानी कि उस दावा का या फिर दौड़ जो भी बोलिए, यहाँ पर उस युवा का क्या निकाल सकते हैं, गति निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका गति निकालने के लिए भी क्या होगा, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 200 मीटर, समय कितना है, 25 सेकेंड, भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। तो 25 8 200 यानी कि उस एथलीट का चाल कितना, 8 मीटर पर सेकेंड। और इन दोनों का क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा जा रहा है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी गेंद पर कमाया गया लाभ उसके विक्रय मूल्य का 3/5 है। तो यदि गेंद का विक्रय मूल्य 120 रुपये है तो उस गेंद पर कितना लाभ कमाया गया है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कितने रुपये की हुई हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये। लाभ कितना हो रहा है, बोल रहा है कि जितना विक्रय मूल्य है उसका 3/5 क्या हो रहा है, प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है। यानी कि 120 का 3/5 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितना बार में 120 चला जाएगा, 24 25 120 होता है, यानी कि 24 बार में चला जाएगा। तो 24 दिया आपका कितना हो जाएगा, 72। यानी कि उस गेंद को बेचने पर उसे लाभ कितने का हो रहा है, तो 72 रुपये का लाभ हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के पश्चात एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। यदि लागत मूल्य 300 रुपये है तो 25% छूट देने के पश्चात उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी भी विक्रय मूल्य नहीं सॉरी किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, विक्रय मूल्य नहीं क्रय मूल्य। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी खुद में कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। तो 100% का सामान 20% के लाभ में बेच रहा है, यानी कि कितने के लाभ में बेच रहा है, तो 20% के लाभ में, यानी कि कितने में बेच रहा है, तो 120% में बेच रहा है। 100% का सामान 120% में बेच रहा है। लेकिन हमें मार्केट प्राइस निकालना है कि कितने परसेंट का उसका अंकित मूल्य है। तो बोला कि अंकित मूल्य पे वो 20% का छूट देता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/5 होगा। यानी कि 5 यूनिट की कोई वस्तु पर 1 यूनिट का छूट देता है, यानी कि उसे बेचा कितने में, 5 यूनिट का कोई वस्तु था, 1 यूनिट छूट, यानी कि उसे 4 यूनिट में बेचा। लेकिन हमें अंकित मूल्य चाहिए यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से मार्क्ड प्राइस परसेंटेज निकल जाएगा। मार्क्ड प्राइस परसेंट यानी कि अंकित मूल्य का प्रतिशत में वैल्यू निकल जाएगा। तो 4 से काटेंगे 120 को तो 30 बार में चला जाएगा। 30 25 आपका कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150%। यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 150%। कितना होगा, 150%। तो अब बोला गया कि इस 150% पर, इस अंकित मूल्य पर क्या किया गया है,
25% के छूट देने के बाद जो है कितना रुपये में बेचा जा रहा है। यानी कि इसे 150% में 25% का छूट देंगे तो कितना होगा, 150 का 25% कितना होता है, 1/4 यानी कि 37.5 होगा। कितना होगा, 150 का 25% 37.5 होता है। कितना होता है, 37.5% होता है 150 का 25%। तो 150 माइनस 37.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5% होगा। यानी कि नया विक्रय मूल्य कितना है, 112.5% है। तो यहाँ पर से तो हमें परसेंट में वैल्यू आया, लेकिन यहाँ पर रुपये में पूछा जा रहा है। तो रुपये में पहले दिया गया है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 300 रुपये है, यानी कि 100% का वैल्यू कितना है, 300 रुपये। कितना है, 300 रुपये। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, यानी कि 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 रुपये। तो इतना परसेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा में 3 से गुना कर देंगे, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 5 तिया 15, 1 3 दूनी 6 1 7, आपका हो जाएगा 11 तिया 33, यानी कि 337.5 रुपये क्या होता है, उस वस्तु का नया विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में आपको समझा चुका हूँ इस वीडियो में। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि शहर 1 में वर्षा डेटा का को एक वृत्त आरेख द्वारा जो है दर्शाया जाता है, तब D1 के अनुरूप केंद्रीय कोण लगभग जो है कितना होगा। यानी कि हमें जो है क्या पूछा जा रहा है कि अगर इस पूरे शहर को, शहर 1 को एक डिग्री के रूप में, यहाँ पर जो है मिलीमीटर वर्षा के रूप में दर्शाया गया, लेकिन इसके जगह अगर एक वृत्त में और उसके डिग्री के अनुसार जो है उसे उसके आधार पर किया जाता है, तो D1, इस D1 वाले शहर का जो है कितना डिग्री में मान होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, शहर 1 की कुल जो है वर्षा निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, कुल वर्षा निकालनी होगी। तो मैं इसी वीडियो में निकाल के बता चुका था कि शहर 1 की कुल जो है वर्षा कितनी थी, 565 थी। आप इस वीडियो को अगर शुरुआत से देखकर चले आ रहे होंगे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराया था मैंने इसी वीडियो में कि कुल जो है इसकी कितनी थी, टोटल जो है कितने मिलीमीटर वर्षा हुई थी शहर 1 में, 565 मिलीमीटर हुई थी। कितनी हुई थी, 565 मिलीमीटर। हमें जो है किसका कोण चाहिए, यानी कि किसका डिग्री चाहिए, इसे D1 वाले का, यानी कि 82 मिलीमीटर वाले का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 82 मिलीमीटर बटा टोटल मिलीमीटर। डिग्री में चाहिए तो एक वृत्त का कुल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, इस D1 दिन का शहर 1 का डिग्री में वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका 5 से काटेंगे तो 5 1 11 5 55, 5 तिया 15। फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10। क्या करेंगे, 82 इंटू 72 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 30, 3 8 7 56 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 59। यानी कि 5904 को 113 से भाग देना होगा। तो भाग करके यहाँ पर देख लेते हैं, 113 5904, तो आपका लगभग जो है कितना हो जाएगा, 11 5 55, तो 5 तिया 15, 55 1 आपका कितना हो जाएगा, 56। माइनस करेंगे तो 5, यहाँ पर 8 में से 6 गया 2, यहाँ पर आपका 4, तो आपका हो जाएगा 11 आपका 11 दूनी 22, लगभग जो है 52 पॉइंट कुछ डिग्री आएगा। तो 52 पॉइंट कुछ डिग्री आपका ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल यहाँ पर 52.2 डिग्री बिल्कुल सही होगा। ये जो है अप्रॉक्स आप अगर आगे भाग देंगे तो आपका 52.2 आंसर आ जाएगा डिग्री में। और जो आपका आंसर आएगा वो लगभग यानी कि अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपका नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी बैग में 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 1:2:3:4 है। यदि बैग की कुल राशि 618 है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स सारा वैल्यू पे यक्स पुट कर देंगे ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो हल करने में। तो यहाँ पर जो है क्या पता चलता है कि 5 रुपये के टोटल कितने सिक्के हैं, एक यक्स सिक्के, यानी कि यक्स सिक्के हैं।
1 इंटू एक्स यानी कि यक्स होगा आपका। तो 5 रुपये के कितने सिक्के, यक्स सिक्के है। तो अगर किसी सिक्के का कुल मूल्य निकालना है तो उस सिक्के का जितनी संख्या है उससे गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल मूल्य निकल जाएगा। यानी कि अगर 5 रुपये के यक्स सिक्के है तो उसका कुल मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को यक्स से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यक्स। फिर 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 यक्स, यानी कि कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यक्स। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 यक्स सिक्के, यानी कि कुल रुपये कितना हो जाएगा, 3 यक्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो क्या है पैसा में, सभी क्या था, रुपये में था तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये जो आपका रुपये में नहीं होकर पैसे में, तो हमें क्या करना होगा, इसे पैसे में चेंज करना होगा। तो 50 रुपये को 50 पैसे को रुपये में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 रुपीज होगा। कितना होगा, 1/2 रुपीज होगा। यानी कि 1/2 रुपये जो है कितने सिक्के है उसके, 4 सिक्के है। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 यक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा। यानी कि 50 पैसे की कुल मूल्य कितने सिक्के हैं, 2 यक्स है। सभी को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल मूल्य यानी कि टोटल वैल्यू निकल जाएगा। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर राशि कितनी दी गई, 168। यक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 3 12 2 आपका 14 यक्स। 14 यक्स बराबर आपका कितना हो गया, 168। 14 से 168 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 1 2 बचा, 14 दूनी 28, यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 12। पूछा क्या जा रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में कितनी थी, 4 यक्स। तो यक्स का वैल्यू अगर 12 यहाँ पर आया है तो 4 यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर यक्स का वैल्यू 12 है तो 4 यक्स का वैल्यू 12 चौक 48 होगा। यानी कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी थी, 48 यानी कि 48 थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।